What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का एक और यूनिट और इसके बाद बचेगा बस आपका एक सिंगल यूनिट जो कि कल मैं आपको कराऊंगा और सिलेबस आपका कंप्लीट है। इस यूनिट में हम लोग मेनली बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और काफी नंबर का इस यूनिट से भी आने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब बेटा जी जितने भी हमारे कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूनिट बहुत ही सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी वो बिजनेस स्टडीज में भी मार्केटिंग पूरा पढ़ के आ चुके हैं। जो साइंस स्ट्रीम से हैं या जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको भी आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मार्केटिंग बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है। तो सर मार्केटिंग क्या है? देखो मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कस्टमर के दिमाग में फिट कर देना, है ना भाई। जब भी टूथपेस्ट की बात होगी तो कोलगेट आएगा, जब भी चैटिंग एप्स की बात होगी तो व्हाट्सएप आएगा, जब भी न्यूडल्स की बात होगी तो मैगी आएगा, जब भी टू व्हीलर स्कूटी की बात होगी तो एक्टिवा आएगा। तो इनका क्या सबसे बेस्ट है? सिर्फ मार्केटिंग। हो सकता है इनसे 10 गुना अच्छे प्रोडक्ट्स हों लेकिन मार्केटिंग इनसे अच्छी नहीं करी किसी ने। तो सबसे पहले देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक ऐसा प्लान बनाना टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि आपके गुड्स और सर्विसेज बहुत अच्छे से एक्सचेंज हो, आप अच्छे से लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदना चाहें। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद आता है सर मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो देखो फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन हम लिख देंगे। मार्केटिंग मिक्स इज द मिक्सचर ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स, यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन है। सर किसका कॉम्बिनेशन है? मार्केटिंग वेरिएबल्स का, जो फर्म यूज करती है ताकि उसकी सेल्स बढ़िया से बढ़िया हो पाए। तो सर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं? तो बेटा हमारे पास 4 होते हैं, 4 P's इनको हम बोलते हैं। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो सबसे पहले आता है बच्चों प्रोडक्ट मिक्स। सर प्रोडक्ट मिक्स क्या है? देखो बेटा आप कोई भी गुड्स बनाते हो, आप कोई भी सर्विस बनाते हो, वो आएगा प्रोडक्ट में ही। इट मीन्स प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, product can be intangible. Product refers to any item that has been actually sold, that is goods or services, or anything of value which is offered in the market. Product must deliver a minimum level of performance and otherwise even the best work on the other element of the marketing mix will not benefit the organization. अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है तो बाकी प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट को तो अपना बेस्ट देना ही होगा। अब प्रोडक्ट के अंदर बेटा 3 चीजें आती हैं जिनको हम बोलते हैं BPL। इसको प्रोडक्ट मिक्स भी बोला जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आ गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब प्रोडक्ट मिक्स में 3 चीजें आती हैं BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। सर ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है बेटा कि आपने अपना प्रोडक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया कि लोग उसका जेनेरिक नेम ही भूल गए, बस ब्रांड नेम से जानने लगे। जैसे न्यूडल्स जेनेरिक नेम है, मैगी ब्रांड नेम है, सोप जेनेरिक नेम है, लक्स, डव ब्रांड नेम है, शैम्पू जेनेरिक नेम है, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, हेयर एंड केयर, ट्रेसेमे और पता नहीं कौन कौन से, ये सब ब्रांड नेम्स हैं। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक ऐसी पहचान दी कि लोग जेनरिक नेम भूल के उस ब्रांड नेम को बुलाने लगे। ब्रांडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, अ टूल, अ स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन वेयर a name, a sign or a symbol is given to a product by the entrepreneur so that differentiates its products from the rival products. फिलिप कॉटलर ने क्या बोला? ब्रांडिंग इज एंडोमिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द पावर ऑफ अ ब्रांड। ठीक है सर, ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अगर ब्रांडिंग अच्छी होगी ना तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा आपका, अच्छा इंप्रेशन जाएगा कंपनी के नाम का, कंपनी के लोगों का, कंपनी की रेपुटेशन का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ब्रांडिंग अच्छी करी है तो इट शोज कि कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, एक स्टेटस सिंबल के तरीके से प्रेजेंट होता है गुड, लोगो अच्छा होना चाहिए आपका, कंपनी का नाम बड़ा जबरदस्त होता है। वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका गुड्स और सर्विसेज ऐसे हों जो सही समय पे सही वैल्यू प्रोवाइड करें कस्टमर को, सही प्राइस पे हो,
सही बेनिफिट्स दें, कस्टमर सर्विसेज दो आप, तो ब्रांडिंग में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पूरा का पूरा चार्ट आप एक बार बस गो थ्रू कर सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ठीक है। अब देखो ब्रांड क्या होता है बेटा। ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है, ब्रांड कोई भी सिंबल से भी आप बोल सकते हो, ब्रांड कोई भी एक डायग्राम से भी आप बोल सकते हो। तो सर ब्रांड है क्या, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया डोमिनोज, डोमिनोज इज अ पिज्जा ब्रांड, राइट। ऐसे ही हमने बोल दिया डव, डव इज अ सोप ब्रांड। तो ब्रांड क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान दे रहे हो, राइट। तो ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यूज्ड टू डिनोट अ टर्म साइन या सिंबल या डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ठीक है, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आता है सर ब्रांड में क्या क्या आता है। ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क। सर ब्रांड नेम क्या, वो नाम बताया जाएगा। अगर आपका कोई सिंबल है, कोई डिजाइन है, तो उसको क्या बोल देंगे, ब्रांड मार्क। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, जो बोला नहीं जाता बट वो बस रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है, राइट। और जब आप इस ब्रांड मार्क को लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब कि आपने गवर्नमेंट को बोला कि ये ब्रांड मार्क हमारा है और बस हम ही यूज करें, हमारे नाम पे इसको रजिस्टर कर दो, कोई और इसको यूज ना कर पाए, तो तब वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो ब्रांड और अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म्स, इसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रांड के तीन कंपोनेंट्स, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। सही हो गया सर। इसके बाद आता है बेटा एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। ये बहुत सिंपल है। एक अच्छा ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। बहुत बड़े ब्रांड नेम्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा, कोई बोल ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटिसेबल होना चाहिए, इजी टू रिकॉग्नाइज, लोग उसको याद रख पाए, आसानी से रिकॉग्नाइज कर ले, नोटिस करें लोग, ऐसा होना चाहिए। प्लीजिंग होना चाहिए, इंप्रेसिंग होना चाहिए, जब लोग उसको बोले तो वो काफी प्लीजिंग लगे सुनने में। उसके बाद कोई भी ऑप्शन, कोई भी नेगेटिव, कोई भी वल्गर लैंग्वेज इस तरीके की ना हो। हर लैंग्वेज में आप चेक कर लो, कई बार ऐसा होता है कि हमारी भाषा में तो वो एक अच्छा शब्द है, किसी और लैंग्वेज में वो अच्छा शब्द नहीं है, तो प्लीज वो भी चेक करना चाहिए। अडेप्टेबल होना चाहिए टू पैकिंग, जिस प्रकार की पैकिंग है उस पर वो आ जाए अच्छे से, अडेप्टिव होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट से लिंक्ड होना चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे हाजमोला। हाजमोला क्या बताता है कि सब कुछ हजम है ना, हेयर एंड केयर, पता चल रहा है कि हेयर की केयर बात हो रही है, तो इस तरीके का होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, ऐसा होना चाहिए जो आप रजिस्टर भी करा पाओ अपने नाम पे, राइट। तो ये बेटा होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। इसके बाद बेटा ब्रांड नेम पे एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। देखो एंटरप्रेन्योर किस तरीके के ब्रांड नेम्स दे सकता है। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल ब्रांड नेम। इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब कि आपने एक बेसिक इंडिविजुअल, आप हर चीज को अलग अलग नाम दोगे, राइट। तो देखो क्या है, अंडर दिस स्ट्रैटेजी एन एंटरप्रेन्योर चूजेस अ डिस्टिंक्ट नेम फॉर ईच ऑफ हिज ऑफरिंग, दैट इज ईच प्रोडक्ट इज प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट ब्रांड नेम, ठीक है। अब देखो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ये कंपनी है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपके घर में यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। मतलब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो कॉल्स करो और पॉज करने के बाद सीधा गूगल खोलो और उसमें लिखो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रोडक्ट्स, तो आप देखोगे डव, लक्स, पियर्स, किसान, नॉर, कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके घर पे यूज होते हैं। वो HUL बनाता है, लेकिन सबके नाम अलग अलग दिए हुए हैं उसने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ब्रांडिंग, ठीक है। एक होती है बच्चों कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि लोग अपने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के नाम से ही प्रमोट कर सकते हैं, जैसे गोदरेज, टाटा, बजाज, है ना। तो ये इनका कंपनी का ही इतना बड़ा ब्रांड नेम है कि ये कंपनी के नाम से ही उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक होते हैं जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, जैसे कि SX4, 120, लिव 52, है ना। ये 120 नहीं है, I20 है ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैव एन ऑप्शन टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट अल्फा न्यूमेरिकली। और इसके बाद होता है बाबू फैमिली ब्रांड नेम। अब फैमिली ब्रांड नेम में क्या होता है, देखो एन एंटरप्रेन्योर चूजेस अ कॉमन और सक्सेसफुल फैमिली नेम फॉर देयर सेवरल प्रोडक्ट्स। ही कैन यूज हिज ओन नेम और कंपनीज नेम में भी यूज फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अब अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक नाम से बुलाएंगे और फिर उसके अंडर काफी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये है ताजमहल चाय,
ताजमहल चाय। अब ताजमहल चाय ने उसके अंडर अंडर में 4-5 तरीके की चाय निकाल दी, तो उसने क्या करी, अम्ब्रेला ब्रांडिंग करी, फैमिली ब्रांड नेम चुन लिया। तो आप एक सेगमेंट को एक ब्रांड नेम दे दो, फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल दो, उसको हम बोलते हैं फैमिली ब्रांडिंग। तो इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, कॉर्पोरेट हो गया। सही है सर। इसके बाद आता है बच्चों लोगो। लोगो क्या होता है, आपका सिंबल जिसको आप देख सकते हो, जिससे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लोगो इज एन इंपॉर्टेंट फीचर और पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। इट इज अ ग्राफिक मार्क ऑफ एम्बलम यूज्ड टू एड एंड प्रमोट इंस्टेंट पब्लिक रिकॉग्निशन। ठीक है। इसके बाद लोगों का क्या पर्पस होता है बेटा, मेनली लोगों का पर्पस होता है विजुअल कंपोनेंट, मतलब लोग देख के पहचान ले, है ना। लोगो आपके लिए एक विजुअल कंपोनेंट है। उसके बाद लोगों को हम शॉर्टकट बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग का। बहुत आसान होता है कि लोगो हर जगह लगा दो। अगर आपने किसी को कोई शूज़ पहनते देखा है जिस पे टिक लगा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि भैया कौन सा ब्रांड है, तो वो लोगो से ही पता चल रहा है, राइट। उसके बाद आ रहा है लोगों के एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट, इमेजेस, इंप्रेशन, पैटर्न्स। तो लोगो आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन भी देता है कंपनी के बारे में, राइट। उसके बाद लोगो आइडेंटिटी भी कहलाता है एंटरप्राइज का। उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो लोगो एक एंकर है कंपनी के ब्रांड का, मतलब लोगो से ही कंपनी की पहचान है, तो कंपनी का ये एंकर है। डन सर। देन वी हैव टैगलाइन। तो टैगलाइन भी बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, है ना। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्या है, घड़ी सरफ, है ना। तो इस तरीके की चीजें। अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव, राइट। रसना, आई लव यू रसना। मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टैगलाइंस हैं जो अलग अलग कंपनीज यूज करती हैं, और उन टैगलाइन से ही उनकी पहचान होती है, राइट। रेड बुल गिव यू विंग्स, right. Taglines are basically simple but powerful message that helps you communicate an enterprise goals, missions, distinct qualities. Thus, a tagline is a short text which conveys a thought. अब आता है बच्चों पैकेजिंग। ब्रांडिंग समझ में आ गया, ये सब प्रोडक्ट के बारे में चल रहा था। अब आ गया पैकेजिंग। सर पैकेजिंग में क्या होता है, तो देखो पैकेजिंग मीन्स पैकिंग और रैपिंग द गुड्स। गुड्स को आपने एक प्रोटेक्शन लेयर दिया, रैप करा, सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव एज वेल एज सेफ। अट्रैक्टिव भी लगेगा, सेफ भी लगेगा, ठीक है। दैट इज होल्डिंग टुगेदर द कंटेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट व्हाइल पासिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, फिर कस्टमर। तो इतने लोग कैरी करेंगे, अगर विदाउट पैकिंग होगा प्रोडक्ट तो खराब नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पैकिंग के 3 लेवल्स होते हैं बच्चों, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। देखो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज वो है जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करा जाएगा या कोई पॉली बैग में डाला जाएगा, ये मेनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज है। प्राइमरी कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहला पैकेज होगा, सबसे पहला, मतलब इसके नीचे बस प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के साथ चलता हुआ पैकिंग जो है उसको प्राइमरी बोलते हैं। एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए भाई डस्ट है, पानी है, बारिश वारिश आ रही है, एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए, एडिशनल लेयर चाहिए, तो सेकेंडरी पैकेज। चॉकलेट्स में देख लो, सस्ती वाली चॉकलेट लोगे 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, तो सिर्फ प्राइमरी पैकेज होगा, उसको खोलोगे तो सीधा चॉकलेट निकलेगी। थोड़ी महंगी लोगे 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए वाली, तो उसके अंदर पहले एक बेसिक लेयर होगी, फिर एक पेपर का लेयर होगा, फिर एक और लेयर होगा, वो सारी सेकेंडरी पैकेज भी आती है उसमें। और फिर वही चॉकलेट अगर आप 8, 10, 20 पीस लेते हो तो उसका डब्बा बॉक्स आता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैकेज 3 तरीके के हैं, प्राइमरी दैट इज पैकेज विच एनक्लोजेस द एक्चुअल कमोडिटी, सेकेंडरी एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, एंड ट्रांसपोर्टेशन जो आपको कैरी करने में दिया जाएगा। सर क्यों इंपॉर्टेंट है पैकिंग, भैया पैकिंग से प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है, लोग पहचानते हैं, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं हम बहुत सारे डस्ट से, पानी से, पॉल्यूशन से, प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर पाते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उनकी अट्रैक्टिव पैकेज बना दो, बहुत अच्छी प्रमोशन होगा, राइट। उसके बाद डिफरेंशिएशन, आप एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज से अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखा सकते हो। इजी टू हैंडल, जिस प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। हेल्थ और सैनिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ भी इनोवेशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए किंडर जॉय, वो किंडर जॉय क्या है, इनोवेशन है ना, उसमें है तो चॉकलेट ही, 2 छोटी छोटी चॉकलेट बॉल्स है। अब वो चॉकलेट जो है वो बेसिकली बस बढ़िया तरीके से पैक हुआ है, इसीलिए बच्चों को अच्छा लगता है। तो पैकिंग के ये सारे फायदे होते हैं। लास्ट आता है बच्चों लेबलिंग।
लेबलिंग क्या है, देखो ये लास्ट में न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये सारी चीजें, ये लेबल है। लेबल का मतलब होता है जानकारी, है ना। लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ पैकिंग एंड कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। इसको हम प्रिंटेड इंफॉर्मेशन देना बोलते हैं, दैट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बताएगा, प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में बताएगा, मैन्युफैक्चरिंग बताएगा, एक्सपायरी बताएगा, हाउ टू यूज बताएगा, हर चीज प्रोडक्ट के बारे में जो लिखा हुआ है ना उस पैकिंग के ऊपर, उसको लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, लेबलिंग का क्या काम होता है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि लेबलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैकिंग। अलग बनाया गया है लेकिन चलेगा तो उसके साथ ही ना। इट हेल्प्स टू ग्रेड द प्रोडक्ट। लेबलिंग से आप ग्रेडिंग कर सकते हो कि भैया ये हमारा बेस्ट क्वालिटी है, ये इससे नीचे है, इससे नीचे है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये आपको प्रमोट करने में भी हेल्प करता है प्रोडक्ट को। एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे गवर्नमेंट बोलता है भैया लिखो दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, लिखो कि ये बच्चों से दूर रखें, तो वो कानून ने बोला तो वो इंफॉर्मेशन भी लेबलिंग की मदद से आप देते हो, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं बेटा, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी रिटन मटेरियल, कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी ऐसी चीज जो आपने अपने माइंड से डेवलप करी और आप चाहते हो कि वो कोई और कॉपी ना करे, तो आप अपनी उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सरकार के पास रजिस्टर करा सकते हो। आप सरकार से उसका लाइसेंस ले सकते हो, फिर उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया कोई चोरी भी कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। तो जो आपका आइडिया है, आपका मटेरियल है, अब सपोज मेरा ये वीडियो है, ये कोई और मेरी बिना परमिशन के यूज करेगा तो मैं उसको कॉपीराइट दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है, राइट। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको अगर कोई और यूज करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूं, ये मेरा राइट है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्या है सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू द क्रिएशंस ऑफ द माइंड, राइट। अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी आर ग्रांटेड सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू अ वैरायटी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए। सर ये क्या है, डिटेल में बताओ ना। और डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आता है बाबू पेटेंट। सर पेटेंट किस चीज का होता है, पेटेंट होता है बेटा किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, आपने कोई नया बनाया है, जैसे कोविड की वैक्सीन हो गई, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, कोई आपने नया केमिकल डिजाइन किया, तो इन सब के पेटेंट्स होते हैं। तो लिखा हुआ है देखो, इट ग्रांट्स एन इन्वेंटर the right to exclude other for making, using, selling, offering to sell and importing an invention, जो आपने इन्वेंट किया है उसके अगेंस्ट राइट आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट बेटा बेसिकली कोई लिटरेचर वर्क है, कोई रिटन वर्क है, जैसे किताबों पे कॉपीराइट होता है, अब ये गानों पे कॉपीराइट होता है, हमारी वीडियोस पे कॉपीराइट होता है। तो ये बेसिकली आर्टिस्टिक या लिटरेसी वर्क का होता है, लिटरेरी वर्क्स का होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस क्या होते हैं बेटा, जो इंडस्ट्रीज में कुछ डेवलप हुए हैं, कोई 2D 3D पैटर्न्स हैं, कोई इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर इंडस्ट्रियल डिजाइंस आपको मिल जाते हैं। ट्रेडमार्क बेसिकली आपके लोगोस के लिए, साइंस के लिए, सिंबल्स के लिए ट्रेडमार्क्स होते हैं। और ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, कोई फॉर्मूला है, जैसे कोका कोला कैसे बनता है, कोई पर्टिकुलर और प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला है, उन सबको हम ट्रेड सीक्रेट्स बोलते हैं। तो 5 तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, होते तो और भी हैं, आपको इतने ही पढ़ाए जाते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स। ओके लो सर, पहला पी समाप्त हुआ। पहला पी था प्रोडक्ट, दूसरा आ गया प्राइस, अगले सब छोटे छोटे हैं, प्रोडक्ट ही सबसे बड़ा था। तो सर प्राइस क्या है, प्राइस का है जी जो आपने सामान बनाया है उसकी आप क्या वैल्यू मांग रहे हो सामने वाले से, कि भैया इतने का है मेरा सामान, उसको प्राइस बोलते हैं। क्या है प्राइस, इट रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट ऑन अ प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ वैल्यूज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट, राइट। अब प्राइस में क्या क्या आ जाता है, या प्राइस कैसे डिसाइड होता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सबसे पहला बेसिक नेसेसिटी, पहला एलिमेंट है। मेरा कितना खर्चा आया भाई, सबसे पहले तो मैं अपना खर्चा निकालूंगा ना। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी होती है वो होती है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि मुझे कितने का पड़ा। दूसरी चीज होती है सेगमेंट टारगेटेड, मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, क्या मेरी ऑडियंस रिच ऑडियंस है या मेरी ऑडियंस मिडिल क्लास है या पुअर है, उस हिसाब से मुझे प्राइस रखना पड़ेगा। अगर मैं मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा हूं और मैं बहुत हाई प्राइस रख देता हूं तो बिकेगा ही नहीं, है ना। वहीं पे अगर मैं हाई क्लास को टारगेट कर रहा हूं, बहुत लो प्राइस रख देता हूं तो भी नहीं बिकेगा। तो भैया मुझे सेगमेंट देखना है।
तीसरी, कंज्यूमर की क्या एबिलिटी है, वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चौथा, डिमांड सप्लाई कैसा है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो महंगे में बिकेगा, जिसकी डिमांड कम है वो कितना भी सस्ता कर लो मुश्किल ही बिकेगा, है ना। तो ये चीजें भी आपको देखनी होती हैं। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं। ये बच्चों नया टॉपिक है, ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी नहीं पढ़ा, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। प्राइस डिसाइड करते हुए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज एक एंटरप्रेन्योर लगा सकता है। सबसे पहली है बेटा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, बहुत बेसिक है, नाम में ही है कॉस्ट प्लस, यानी मैं अपनी कॉस्ट कवर कर लूं। मुझे अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का पड़ा है तो मैं उससे ऊपर बेचूं, उसको 11, 12, 15, 20 में बेचूं, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ प्राइसिंग वेयर द मैन्युफैक्चरर चार्जेस अ प्राइस टू कवर द कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट निकल जाए मेरी, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज पे बेस्ड होता है, एक्सपेंडिचर कितना आया, प्रोडक्शन कॉस्ट कितने आए, है ना, और जो मेरे एरियाज हैं हाई कॉस्ट के उनको ध्यान से देख के सारे खर्चे कवर करने के लिए ये बेसिकली स्ट्रैटेजी चलती है। तो क्या बोला गया इसका नाम क्या रखा गया, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं बेटा, आप एक सफिशिएंट रिस्पेक्टेबल रेवेन्यू बना पाओगे, सिंपलेस्ट मेथड है प्राइस डिसाइड करने के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगता। आप रीजंस भी इससे डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या रीजंस हैं, प्राइजेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यों रखना पड़ रहा है, खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, आसानी से देख पाओगे, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा, इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि ये एक तो फ्यूचर की डिमांड अपने अंदर कंसिडर नहीं करता, है ना, क्योंकि इसको नहीं पता कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है। इसने तो बोला कि भैया मेरा कॉस्ट कवर हो जाए बस, अब फ्यूचर में अगर ज्यादा डिमांड होगी प्रोडक्ट की तो आप फिर कमाओगे क्या भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक ड्रॉबैक है कि ये फ्यूचर डिमांड को कंसिडर ही नहीं करता। दूसरा, इट ऑल्सो डजंट टेक इनटू अकाउंट द कॉम्पिटिटर्स एक्शन, ये कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी कंसिडर नहीं करता, इसको मतलब ही नहीं है कॉम्पिटिटर से, तो ये भी एक गलत बात है। सिर्फ अपना अपना कॉस्ट कवर करना क्या होता है, देखो कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, आप भी उसी सेगमेंट में जाओ ना। तीसरी चीज क्या आ रही है, इट कैन रिजल्ट इन कंपनीज ओवर एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कई बार प्राइस ओवर एस्टिमेट हो जाता है, कई बार प्राइस अंडर एस्टिमेट भी हो जाता है, तो आपको ध्यान से देख के ही प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी आती है बच्चों पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सर पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है बेटा कि इनिशियल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को नीचे रखते हो ताकि आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। मतलब आप इनिशियली बहुत हाई प्राइस पे नहीं बेचते हो प्रोडक्ट, आप ये चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सस्ते में बिके। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनिशियली सेट एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। इनिशियली जब आप नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप उसका प्राइस नीचे रखते हो एंड इंक्रीजेज इट्स मार्केट शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ पाए। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट सोल्ड एट अ लो प्राइस इन रिमोट रूरल एरियाज, ठीक हो गया। अब सर इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि आपको फटाफट से मार्केट शेयर मिल जाएगा। देखो सस्ता सामान हर कोई खरीदना चाहता है और इंडियंस तो वेरी सेंसिटिव टू प्राइस, तो मार्केट शेयर आपको फटाफट मिलेगा। जियो ने यही तो किया था, बिल्कुल मुफ्त में दे दिया। दूसरा क्या है, आपकी रेपुटेशन बहुत जल्दी से बन जाएगी कि भैया बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप इट लीड्स टू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन प्रेशर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, देयरबाय लीडिंग टू ग्रेटर एफिशिएंसी। जब आप प्राइस कम रखते हो ना तो आपका बहुत ज्यादा नंबर्स में बिकता है, जब बल्क में बिकता है तो आपके लिए ईजी हो जाता है चीजों को कंट्रोल करना, प्राइजेस को, कॉस्ट को कवर करना। आगे क्या आता है, इट डिस्करेज द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स के लिए आसान नहीं होता मार्केट में, क्योंकि जब आप इतना सस्ता दोगे तो हर कोई तो नहीं दे पाता, है ना। इट कैन क्रिएट हाई स्टॉक टर्नओवर, और आपका स्टॉक फटाफट बिकता भी है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि इट स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्रोडक्ट एंड इमेज प्री कंसेप्शन फॉर द ब्रांड एंड द कंपनी। अब आपकी जो इमेज है वो तो ऐसी बन गई कि भैया ये लोग सस्ते में देते हैं, तो आप कभी भी प्राइस फ्यूचर में जाके बहुत तेजी से बढ़ा नहीं पाते, आप उलझ जाते हो। कैसे बढ़ाओगे भाई, जरूरत पड़ रही है पैसे की तब भी नहीं बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट, लो प्रॉफिट मार्जिन में भी इनएडिक्वेट फॉर अ बिजनेस टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। अगर आपके मार्जिन बहुत कम है तो आप लॉन्ग रन में उसको सस्टेन या सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग ये होता है बच्चों। नेक्स्ट होता है क्रीमिंग और स्किमिंग प्राइस। क्रीमिंग और स्किमिंग प्राइस का मतलब होता है भैया देखो, क्रीमिंग, क्रीम मार्केट को बेचना, महंगी मार्केट को बेचना, तो यहाँ पे होता है महंगा बिकता है। तो बेसिकली कॉस्ट प्लस में कॉस्ट कवर कर रहे थे, राइट। उसके बाद हमने दूसरी सीखी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है भैया, सस्ता बेचेंगे ताकि मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए। क्रीमिंग में क्या होता है भैया, महंगा बेचेंगे, ठीक है।
In this type of pricing strategies, entrepreneurs sell their products at a higher prices so that fewer sales are needed to break even. ताकि आपने कम यूनिट्स में भी अपने ब्रेक इवन पे आ गए, खर्चा निकल गया सारा. ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ हाई प्राइस, sacrificing high sales to gain a high profit is therefore skimming the market, right? ये स्ट्रैटेजी जो है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड होती है? नीड फॉर प्रोडक्ट आउटवे द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, कि मतलब भैया कम भी बिकेगा तो क्विकली हमारा पैसा तो कवर हो ही जाएगा. दूसरा, दे हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स यूनिक फीचर्स, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स हैं तो बिकना तो तय है. तीसरा, दे हैव हायर डिस्पोजेबल इनकम, अच्छी डिस्पोजेबल इनकम वाले सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो भैया पैसा तो आ ही जाएगा. ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? आप अच्छे से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कवर कर सकते हो. उसके साथ साथ आप कंज्यूमर्स को कैटर करोगे जो काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस हैं रादर देन प्राइस कॉन्शियस, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आप बेचने की कोशिश करते हो. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा? इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि कई बार ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर सकती है. बैकफायर कैसे कर सकती है? अगर कॉम्पिटिटर वही सेम प्रोडक्ट सस्ते में ले आए. दूसरा क्या लिखा हुआ है? दिस स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफ देयर आर स्ट्रिक्ट लीगल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस. अगर सरकारी रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा है, तो शायद ये स्ट्रैटेजी काम ना करे. इफ द कंज्यूमर्स बिकम अवेयर दैट इट इज द पॉलिसी ऑफ बिजनेस टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, देन दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड. अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो इनकी स्ट्रैटेजी है, तो शायद उस टाइम पे कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को ना लें और कस्टमर्स वेट करें कि जब सस्ता होगा, कोई नहीं लेगा तो सस्ता होगा तब ले लेंगे. सही है, तो सेल भी कई बार गिरती है. वेरिएबल प्राइसिंग क्या होता है? वेरिएबल प्राइसिंग होता है कि भैया हम कस्टमर के हिसाब से कस्टमर को देख के पैसा लगाएंगे. आप देखते हो ना, कई बार आप दुकानों पे जाते हो, एक कस्टमर को किसी और रेट पे दे दिया, किसी और कस्टमर को किसी और रेट पे दे दिया. तो जब हम कस्टमर को देख के उस हिसाब से ऊपर नीचे प्राइसेस सेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्राइसिंग. इट इज अ मार्केटिंग अप्रोच दैट परमिट्स डिफरेंट रेट्स टू बी एक्सटेंडेड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज. This is generally followed for businesses where bargaining over the price is considered the norm. जहाँ पे bargaining चलती है ना, वहाँ पे यही स्ट्रैटेजी चलेगी. इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे बच्चों? इसको आप यूज कर सकते हो उन प्रोडक्ट्स को भी बेचने के जो यूजुअली नहीं बिक रहा है ना. आप कई बार प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता तो उसको सस्ते में बेच दो, बहुत बिक रहा है तो उसको महंगे में बेच दो, तो आपके लिए वहाँ पे ये चलता है. By selling their products at variable price, sellers are able to earn modest profit. अलग अलग प्राइस पे बेचते हैं तो उनका एक बेसिक प्रॉफिट निकल आता है जब वो एवरेज निकालते हैं. डिसएडवांटेज क्या होता है? कई बार जिन कस्टमर से आपने ज्यादा पैसा लिया और उस जिससे कम लिया उसने अगर बता दिया कि भैया मेरे से तो इतना लिया, तो वो कस्टमर तो दोबारा आएगा नहीं जिसको आपने लूट लिया. समझे? तो कई बार कस्टमर लूज कर जाते हो आप, गुडविल भी फिर उससे इम्पैक्ट तो होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस. तीसरा आता है बच्चों हमारे पास अब प्लेस मिक्स. तो भैया प्लेस में क्या होगा? तो देखो बेटा, प्रोडक्ट आपने देख लिया, बन गया. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देख ली. प्लेस में होता है कि अब इसको घर घर तक कैसे पहुंचाएं, क्या स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करें कि ये प्रोडक्ट मेरा सही प्राइस पे घर घर तक पहुंच जाए. तो देखो, प्लेस में हमारे पास क्या एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले तो प्लेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे सामान बिकेगा. To catch the eye of the consumer and make it easy for him to buy, it is the main aim of a good distribution or it is the need for a good play strategy. हमें एक अच्छी play strategy चाहिए, है ना. और देखो लिखा हुआ है, in fact the mantra for a successful retail business is location, location and location. आपका successful business तभी होगा जब वो एक अच्छी location पे होगा. तो देखो क्या लिखा हुआ है, the prime concern of distribution mix is to make sure that the timely delivery of product to the customer and right time and right place through various channels of distribution. यानी सही जगह पे सही चीज पहुंचनी चाहिए. अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा 3 प्रकार के फ्लोज होते हैं, राइट. सबसे पहला फ्लो होता है डाउनवर्ड फ्लो. डाउनवर्ड फ्लो क्या है? प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जो प्रोडक्ट जा रहा है उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो. उसके बाद आता है अपवर्ड फ्लो ऑफ कैश, जो होता है जब भैया ऊपर से नीचे गुड्स जाएंगे तो नीचे से ऊपर पैसा आएगा. उसके बाद आता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन दोनों जगह चलती है, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि भाई कस्टमर भी कुछ ना कुछ बताएगा और सेलर भी कुछ ना कुछ बताएगा. तो लिखा हुआ है देखो, इंफॉर्मेशन मूव्स डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है. उसके बाद आ रहा है इंफॉर्मेशन मूव अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक. तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक तो प्रोडक्ट ऊपर से नीचे जाएगा, पैसा नीचे से ऊपर आएगा, और इंफॉर्मेशन दोनों जगह जाती है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी. डन सर.
इसके बाद कितने प्रकार के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा अगर हम वैसे देखें ना तो दो प्रकार के ही चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है? जहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बना के सीधा कस्टमर को खुद ही बेच देगा, जो प्रोड्यूसर है वो ही बेच रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल। और इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है? बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरी कैसे? जैसे प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर फिर कस्टमर, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर रिटेलर फिर कस्टमर, प्रोड्यूसर के बाद एजेंट होलसेलर रिटेलर फिर कस्टमर। तो यहाँ पे देखो बीच में 3 लोग आए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं 3 लेवल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं 3 लेवल। है ये इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ 2 लोग आए होलसेलर रिटेलर, तो ये है 2 लेवल। यहाँ एक इंडिविजुअल आया तो इसको हम बोलते हैं 1 लेवल। तो इनडायरेक्ट में 3 लोग बीच में हो सकते हैं। अगर एक है तो 1 लेवल, 2 है तो 2 लेवल, 3 है तो 3 लेवल। और अगर जो बना रहा है वही बेच रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल, ठीक है, या फिर 0 लेवल चैनल। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। अब आप कौन सा सेलेक्ट करोगे ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा? देखो, सबसे पहला आता है कि भैया प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है। अगर प्रोडक्ट बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो शॉर्टर चैनल्स यूज करे जाते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत महंगा है ना, अगर बीच में ज्यादा लोग डालोगे तो टूट फूट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो शॉर्टर चैनल्स। अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब कि भैया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, एक बार बना दिया बस फिर तो बिकना है, तो फिर आप लॉन्गर चैनल्स में भी जा सकते हो क्योंकि आप ज्यादा मार्केट ग्रैब कर सकते हो। अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, कस्टमाइज्ड में क्या होता है कि भैया कस्टमाइज्ड है, जैसा दिख रहा है वैसा मिलेगा और हर कस्टमर के लिए अलग अलग कस्टमाइज किया जाता है, तो वहां पे शॉर्टर चैनल चलता है, जो बनाता है वही बेचता है। उसके बाद होता है पेरिशेबिलिटी। अगर वो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी से खराब होने वाला प्रोडक्ट है, तो शॉर्टर चैनल। पेरिशेबल नहीं है यानी जल्दी से खराब नहीं होगा, तो फिर लॉन्गर चैनल्स भी चल सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है, तो भैया शॉर्टर चैनल्स। अगर वो एक जनरल प्रोडक्ट है तो लॉन्गर चैनल्स। तो सबसे पहले तो होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। अब दूसरा आता है बेटा मार्केट रिलेटेड, कि भैया कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं। अगर छोटे से बायर्स हैं, कम नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो आप डायरेक्टली बेच सकते हो। बहुत ज़्यादा बायर्स हैं तो आपको इनडायरेक्टली बेचना पड़ेगा। बाइंग हैबिट्स कैसी हैं कस्टमर्स की? कुछ लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही बाय करना प्रेफर करते हैं, तो फिर तो आप डायरेक्टली बेचोगे। अगर आपने ऐसी बाइंग हैबिट्स डाली नहीं है, कस्टमर को कहीं से भी खरीद ले, तो आप लॉन्गर चैनल्स यूज कर सकते हो। क्वांटिटी, अब देखो अगर बल्क में खरीदेगा इंसान तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से ही खरीदेगा। छोटी क्वांटिटीज में होलसेलर भी नहीं, रिटेलर्स के पास जाएगा, तो लॉन्गर चैनल्स। साइज ऑफ द मार्केट, अगर साइज ऑफ द मार्केट बहुत बड़ा है तो लॉन्गर चैनल्स, होलसेलर रिटेलर सब चाहिए। छोटा सा साइज ऑफ द मार्केट है तो आप इंडिविजुअली कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों कंपनी की क्या इच्छा है, कंपनी की गुडविल कैसी है। अगर कंपनी चाहती है कि उसकी गुडविल पे इम्पैक्ट ना आए, सारा कंट्रोल वही बना के रखें, कोई और बीच में आए ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, चलता है, तो फिर कंपनी बोलती है इनडायरेक्टली भी बेच देंगे। कंट्रोल, अगर कंपनी अपना फुल कंट्रोल रखना चाहती है तो डायरेक्ट। कंट्रोल बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनडायरेक्ट। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि सारा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग खुद कर सकती है, तो फिर डायरेक्ट कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कंपनी, तो फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट से बात कर लें अगर, तो गवर्नमेंट के भी कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। कहीं पे गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करता एक प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कॉस्ट से ऊपर बेचने में, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना बेटा, जितने लोग बीच में आएंगे उतना अपने लोग मार्जिन भी जोड़ेंगे, तो वो सब भैया होलसेलर का अपना मार्जिन, रिटेलर का अपना मार्जिन, एजेंट का अलग अपना मार्जिन, तो कस्टमर तक जाता जाता प्रोडक्ट हो जाता है बहुत महंगा। तो अगर ऐसा है और गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भैया नहीं इतना महंगा नहीं बेचना, तो फिर आप इतने सारे चैनल्स बीच में नहीं डाल सकते। लास्ट आते हैं अदर फैक्टर्स, आपका खर्चा कितना आ रहा है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, सेल्स कितनी होगी, उस बेसिस पे भी आप डिसाइड करते हो कि कितने लेवल्स बीच में आपको डालने हैं। ठीक है जी। लास्ट आता है बेटा जी प्रमोशन। सर प्रमोशन क्या है? आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों की नॉलेज में डालना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रमोशन इन मार्केटिंग रेफर्स टू रेजिंग कस्टमर अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना अबाउट अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड, जनरेटिंग सेल्स एंड क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। अब प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है? प्रमोशन स्ट्रैटेजी बच्चों एक पूरी की पूरी अप्रोच है, एक प्लान है जो हम बनाते हैं, जिसमें हम लोग सब डिसाइड करते हैं कि किससे किस तरीके से प्रमोशन कराएंगे। क्या हम प्रमोशन मैगजीन्स में कर रहे हैं,
न्यूज़पेपर्स में कर रहे हैं, या हम किसी इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करा रहे हैं, हम किसी बॉलीवुड स्टार से करा रहे हैं, कोई क्रिकेटर से प्रमोशन करा रहे हैं, तो मल्टीपल तरीके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये सब स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, उसी को प्रमोशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। 3 तरीके की अप्रोच होती है बेटा, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन। अबव द लाइन में क्या होता है? अबव द लाइन में मेनली आ जाते हैं हमारे जो नॉर्मली चलने वाले मोड्स हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट प्रेस में करा दिया यानी मीडिया में, बैनर वैनर छपवा दिए, एडवर्टीजमेंट बिल बोर्ड्स पे करा दिए, वेबसाइट के थ्रू करवा दिया, टीवी या सिनेमा पे करा दिया, इसको बोलते हैं अबव द लाइन। बिलो द लाइन में क्या आते हैं? कोई स्पॉन्सरशिप, सेल्स प्रमोशन कर ली। अब सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं? सेल्स प्रमोशन होती है कोई साथ में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे दिया, डिस्काउंट्स दे दिए, रिबेट्स दे दिए, है ना, कोई क्वांटिटी डील बना दी, राइट। क्वांटिटी डील का मतलब 1 चीनी के साथ 1 किलो चीनी के साथ 1 किलो चीनी और फ्री। तो इस तरीके के प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना दिए कि भैया आप अगर चाय पत्ती खरीदोगे तो उसके साथ एक मग फ्री देंगे, राइट। तो इस तरीके की चीजें सब सेल्स प्रमोशन में आ जाती हैं। पब्लिक रिलेशंस, आपने गुडविल डेवलप करी है, अच्छी गुडविल बनाई है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। पर्सनल सेलिंग, 1-on-1 जाके आप बेचना चाहते हो, घर घर जाके आप चीजें बेचते हो, तो ये सब पर्सनल सेलिंग में आ जाती है। डायरेक्ट मार्केटिंग भी यही होता है, जब आप डायरेक्टली खुद प्रोडक्ट जाके बेच रहे हो, ठीक है। और सर थ्रू द लाइन में क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर थ्रू द लाइन? तो थ्रू द लाइन क्या है? जिसमें दोनों आ जाती है, अबव द लाइन भी, बिलो द लाइन भी। तो जिसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थ्रू द लाइन। ठीक हो गया, परफेक्ट है, ओके। चलो भाई, अबव द लाइन भी आ गई, बिलो द लाइन भी आ गई, और थ्रू द लाइन भी आ गई। अब बच्चों इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि जितनी भी अबव द लाइन में चीजें आती है ना, ये सब ये जनरल ऑडियंस के लिए होती हैं। जनरल ऑडियंस का मतलब होता है कि भैया मैं किसी पर्टिकुलर क्लास को, कोई पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो जनरली सबके लिए ये एडवर्टीजमेंट सबके लिए कर रहा हूं। तो जब भी आपको जनरली एडवर्टीजमेंट करना है फॉर एवरी क्लास, एवरी कस्टमर, एवरी टाइप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबव द लाइन। बिलो द लाइन में क्या होता है? बिलो द लाइन में आप टारगेटेड अप्रोच अपनाते हो। टारगेटेड का मतलब कि भैया मैं पर्सनली वहीं जाऊंगा जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं पब्लिक रिलेशंस उन्हीं ग्रुप में बनाऊंगा जो मेरे टारगेट है, मैं सेल प्रमोशन उन्हीं के लिए करूंगा जिनको मैं माल बेचना चाहता हूं। तो ये जो होती है ना, ये टारगेटेड स्ट्रैटेजी होती है, छोटे ग्रुप्स में चलती है, ये चलती है इन जनरल, और दोनों का मिक्स मैंने आपको बता दिया थ्रू द लाइन। ठीक है जी। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास प्रमोशन मिक्स। सर व्हाट इज दिस प्रमोशन मिक्स? तो प्रमोशन मिक्स में 4 चीजें होती हैं प्रमोशन करने के लिए प्रोडक्ट का। नंबर 1 इज एडवर्टाइजिंग, कैसे आप एडवर्टाइज करते हो। नंबर 2 इज पर्सनल सेलिंग, पर्सनली सामान को बेचना, सेल्स प्रमोशन, और लास्ट होता है पब्लिक रिलेशंस। चौथा यहाँ पे आएगा पब्लिक रिलेशंस। 2 बार पर्सनल सेलिंग बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, दिस इज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस, तो 4 चीजें हो जाती हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस। ये सब प्रमोशन में पढ़ेंगे। बताओ सर जल्दी से, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट क्या है? जब आप पैसे देते हो किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर को, और वो फिर क्या कराएगा? आपका एडवर्टीजमेंट कराएगा किसी सेलिब्रिटी से, किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी पर्टिकुलर चीज से। क्या है? एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन designed to persuade potential customers to choose a product or service over that of a competitor। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है? क्यों ऐड करती हैं कंपनीज? ताकि लोगों के लिए वो नाम फैमिलियर हो जाए, लोगों को लगे कि अरे यार सुना सुना सा नाम है। दूसरा, गुडविल बिल्ड हो जाए, अच्छी इमेज बिल्ड हो जाए। तीसरा, ऑफर कर पाए वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। चौथा, लोगों को एजुकेट कर दे, इन्फॉर्म कर दें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। भैया आप सपोज आप कहीं सपोज कर लो, एज्यूम कर लो कि आप कोई बाइक लेने के लिए गए हो। अब 3 बाइक्स आपके सामने खड़ी है, तो आपने देखा यार बजाज का नाम सुना हुआ है, बाकी 2 XYZ है, तो उनका तो नाम आपने कभी सुना ही नहीं। हो सकता है कि वो उससे बेटर हो, बट क्योंकि आपने बजाज का नाम सुना हुआ था तो आप बजाज की बाइक लेके आ जाओगे। तो इससे क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट से सिर्फ आपको लगा कि हाँ यार फैमिलियर हूं मैं, गुडविल बनी हुई है, रेपुटेशन बनी हुई है, सुना हुआ है, एजुकेट हूं मैं इसके बारे में। तो ये होता है, और कस्टमर अट्रैक्ट भी होता है एडवर्टीजमेंट से। आप देखो रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, रोल नहीं रूल्स। अच्छा सर क्या क्या नियम है? देखो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट बनाने से पहले
आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्पस क्या है, एम क्या है। बिफोर ड्राफ्टिंग आउट एन एडवर्टीजमेंट, प्राइमरी और बेसिक पर्पस शुड बी केप्ट इन द माइंड। दूसरा, टारगेट, आप किस सेक्टर को टारगेट करना चाहते हो, मेल्स को, फीमेल्स को, एडल्ट को, टीनेजर्स को, चाइल्ड को, मदर्स को, फादर्स को, तो डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट क्या है। तो एडवर्टीजमेंट डिसाइड करने से पहले एम देखो, टारगेट देखो, मीडिया देखो कि आप कहाँ पे एडवर्टीजमेंट करोगे, टीवी पे, रेडियो पे, प्रेस पे, इंटरनेट पे, कहाँ करना चाहते हो। चौथी चीज आप देखो आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसको भी एनालाइज कर लो। तो जब भी आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो ध्यान से आपको ये चीजें कंसिडर करनी है कि भैया एम क्या है, टारगेट क्या है, मीडिया कौन सा यूज करना है और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। इसके साथ साथ बच्चों एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कौन सा है, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट है जो 4 चीजों का ध्यान रखेगा, AIDA, ठीक है। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट हमेशा 4 चीजों पे ध्यान देगा। नंबर 1 इज अटेंशन, एकदम अटेंशन ग्रैब करेगा। टीवी में आया तो कई बार लोग, आजकल तो लोग कम टीवी देखते हैं, सपोज यूट्यूब में ही आया, वीडियो चलते चलते बीच में ऐड आया, राइट, तो कुछ होंगे जो एकदम आप स्किप कर दोगे, कुछ होंगे जो शायद आप पूरा देख लो क्योंकि उसने अटेंशन आपका ग्रैब करा। तो एडवर्टीजमेंट आपका अटेंशन ग्रैब करे। नंबर 2, इंटरेस्ट जगाए लोगों का, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा मैसेज, कुछ ना कुछ ऐसी ऑफरिंग होनी चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। तीसरा, डिजायर, सिर्फ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा, लोगों के अंदर डिजायर आ जाए कि भाई ये प्रोडक्ट तो खरीदना है, इच्छा जागृत हो जाए कि ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। चौथा, एक्शन, आपका जो कस्टमर है वो फटाफट एक्शन ले, वो सिर्फ उसको देख के इग्नोर ना कर दे, एक्शन ले और जाके परचेज करे, तभी तो वो कन्वर्ट होगा कस्टमर। तो 4 चीजों का ध्यान रखना है एडवर्टीजमेंट सेट करते हुए, अटेंशन ग्रैब हो, इंटरेस्ट कस्टमर का बने, डिजायर डेवलप हो और एक्शन ले। तो ये एडवर्टीजमेंट में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कहां कहां से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ये बहुत बेसिक है। स्टेशनरी पे पर्चे वगैरह बचवा सकते हो, विंडो डिस्प्ले लगा सकते हो अपने ऑफिस के बाहर, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में करा सकते हो, रेडियो पे हो सकता है, टीवी पे हो सकता है, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल के थ्रू लोग करते हैं एडवर्टीजमेंट। आउटडोर आप बिलबोर्ड्स वगैरह लगा सकते हो स्ट्रीट्स पे। उसके बाद कस्टमर जहाँ पे बहुत अच्छी जगह आपको दिख रही है कि भैया यहाँ पे कस्टमर बहुत आता है, तो वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, सिनेमा के बीच में कर सकते हो। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड्स 5-7 याद रख सकते हो। इसके बाद होता है बच्चों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग होती है जब एक सेल्समैन पर्सनली आके आपके पास अपना प्रोडक्ट बेचेगा, उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। इट मीन सेलिंग प्रोडक्ट पर्सनली एंड इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। आपसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करेगा और अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? पर्सनल सेलिंग, ठीक है। अब देखो एक सेल्समैन 3 तरीके के रोल प्ले करता है जब वो पर्सनल सेलिंग करता है। नंबर 1 इज परसुएडर। परसुएडर का मतलब आपको पुश करने की कोशिश करेगा कि ये प्रोडक्ट खरीद लो। नंबर 2 इज सर्विस प्रोवाइडर। आपको ऐसा दिखाएगा कि आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, मैं आपको हर तरीके से अच्छी सर्विसेज दिलवाऊंगा। नंबर 3 इज इन्फॉर्मेंट, मैं तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। तो एक सेल्समैन 3 तरीके की चीजें परफॉर्म करेगा। नंबर 1 इज योर गाइड, दैट इज योर इन्फॉर्मेंट। नंबर 2 योर परसुएडर, आपको परसुएड करने की कोशिश करेगा। एंड नंबर 3 इज योर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इसके बाद बच्चों पर्सनल सेलिंग में क्या क्या आता है? ये पर्सनल फॉर्म है। देखो एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल था, आपसे कोई मिलना नहीं हो रहा, वहां पे सेलर का कोई और ही ऐड कर रहा है, यहाँ पे पर्सनल है। इससे डेवलपमेंट होता है, अच्छे रिलेशंस बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं तो कस्टमर दोबारा आता है, ठीक है। ओरल कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। नैरो कवरेज है इसका, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का तो वाइड कवरेज है, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ ऐड देखता है। ये तो आप 1-to-1 जाके करोगे ना, और ये फ्लेक्सिबल भी है। एक अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए बेटा? अब तो देखो सेल्समैन को ये बोलते हैं सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जैसे गुड लुकिंग हो, हेल्दी हो, स्मार्ट हो, ठीक है जी, कॉन्वर्सेशन अच्छी हो, टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो, ठीक है जी, प्लीजिंग पोलाइट हो, अच्छा बोले, पोलाइटली बोले, उसको सुनते हुए अच्छा लगे। चौथा, कभी भी वो फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दे कस्टमर को। पेशेंट हो, सामने वाला कई बार ऑफेंड भी हो जाता है तो उसको पेशेंटली डील करे। कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है जितनी भी क्वालिटीज एक सर्वगुण संपन्न इंसान में होनी चाहिए वो सब सेल्समैन में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी भी तरीके से कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दो ताकि आपका प्रोडक्ट बिके। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जैसे डिस्काउंट दे दो, कोई कूपन चला दो, कोई कैशबैक निकाल दो, कोई प्रोडक्ट बाय 1 गेट 1 फ्री कर दो, कोई कॉन्टेस्ट चला दो, है ना।
आप कुछ ऐसा कर दो कि भैया ये एनर्जी ड्रिंक खरीदोगे तो इसके साथ एक स्पोर्ट शूज़ फ्री है, या कुछ भी ऐसा। ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा, स्पोर्ट शूज़ दे दूंगा एनर्जी ड्रिंक के साथ। तो मतलब कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ। ये सब क्या हो रहा है, ये सब सेल्स प्रमोशन हो रहा है ना। तो इसमें कंज्यूमर प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस प्रमोशन हो सकता है, ट्रेड प्रमोशन हो सकता है, सेल्स फोर्स प्रमोशन हो सकता है। चलो जी, देखो अब कंज्यूमर प्रमोशन क्या होता है। द प्रमोशन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर प्रमोशन। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रमोशन आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 दैट इज डैंगलर। डैंगलर क्या होता है, एक वेलकम साइन होता है ना, कि जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के आगे से जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वहां पे साइन लगा हुआ है वेलकम का या कुछ भी इस तरीके का, है ना। उसके बाद डंप बिन आप लगा सकते हो। डंप बिन क्या होता है कि एक शीशे का केज लगा दिया, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने रखे हुए हैं, दैट इज अ बिन फुल ऑफ प्रोडक्ट्स डंप्ड इनसाइड। लिपस्टिक बोर्ड आप लगा सकते हो जिसके अंदर मैसेजेस अच्छे अच्छे लिखे होते हैं क्रेयॉन से। उसके बाद आप नेकर, नेकर क्या होता है, कूपन जो लगा होता है नेक ऑफ द बॉटल पे, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा, जो एक्टिविटीज बिजनेस को प्रमोट करने में आपको हेल्प करेंगी उनको हम बिजनेस प्रमोशंस में डालते हैं। जैसे कोई सेमिनार आपने कंडक्ट कराया, कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया, कोई ट्रेड शो जैसे बुक फेयर्स वगैरह लगते हैं, है ना, वो हो गया। टेलीविजन मार्केटिंग हो गया, न्यूज़लेटर्स हो गए, ये सब बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ट्रेड प्रमोशंस, ये बेसिकली होती है रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए। रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए जो होते हैं प्रमोशंस, उसमें क्या क्या आ जाता है, भैया बोनस दे दिया, ठीक है, और रिवॉर्ड्स दे दिए, इंसेंटिव्स दे दिए कि इतनी सेल करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, है ना। स्टाफ को इंसेंटिव्स दे दिए। कॉम्पिटिशन्स के ऊपर देखा आपने कि अगर कॉम्पिटिटर, हमने बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटिशन्स करा दिए कि कौन सा रिटेलर हमारा बेस्ट सामान बेच रहा है या कौन सा एजेंट हमारा बेस्ट सामान बेच रहा है, उनमें कॉम्पिटिशन्स करा दिए, राइट। कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट हो गया, थोड़ा बहुत इस तरीके के एंटरटेनमेंट शोज, मूवी टिकट्स आपने फ्री में दे दी। तो बेसिकली ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं ये रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए होती हैं। सेल्स फोर्स प्रमोशन, सेल्स फोर्स प्रमोशन होती है बेसिकली जो हमारे सेल्स वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में, उनके लिए वो बेस्ट कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, कमीशन दो उनको और सेल्स के कॉम्पिटिशन्स कराओ जिसमें प्राइजेस हो, अवार्ड्स हो। तो इस तरीके से आप प्रमोशन करते हो प्रोडक्ट्स का। लास्ट आता है बच्चों पब्लिक रिलेशंस, नाम में ही होता है। पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब है, जनता के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। जितने अच्छे रिलेशंस होंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज होगी, उतनी अच्छी गुडविल होगी। जितनी अच्छी गुडविल होगी उतना ज्यादा आप पहुंच पाओगे किस तक, कस्टमर तक। रिपीट सेल आएगी कस्टमर से। और देखो एक बार अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं ना तो कस्टमर बार बार आता है और कस्टमर खुद ही आपका प्रमोशन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक relations. It is a deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between organization and its stakeholders by obtaining favorable publicity. अच्छी publicity होगी, एक अच्छा image बन गया और आपने बढ़िया तरीके से किसी भी प्रकार का अगर र्यूमर है, कोई स्टोरी है और इवेंट है, वो पॉजिटिव है तो उसको कंटिन्यू रखा, वो नेगेटिव है तो उसको रिमूव ऑफ कर दिया। यानी आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये इसमें बात कर रहा है। टूल्स क्या क्या है, न्यूज क्रिएशंस आ गए, स्पेशल इवेंट्स आ गए जैसे न्यूज कॉन्फ्रेंस हो गए, ग्रैंड ओपनिंग्स हो गए, स्पीचेस प्रेजेंटेशंस हो गए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई। ये सारी की सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं अच्छे पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करने में, ठीक है। इसके बाद बेटा सेल्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, सेल्स स्ट्रैटेजी। सर व्हाट इज अ सेल्स स्ट्रैटेजी? तो आप जो भी एक पूरा एक्शन प्लान बनाओगे सेल्स को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, उसको हम सेल्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सेल्स स्ट्रैटेजी इज अ प्लान दैट पोजीशंस अ कंपनी ब्रांड, इस तरीके से कंपनी का ब्रांड प्रेजेंट किया जाएगा दैट इट गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा चलने लगेगा। सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज हेल्प्स द सेल्स फोर्स टू फोकस ऑन टारगेट मार्केट कस्टमर्स, ठीक है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी। अगर आपने बेटा एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी बनाई है ना तो आप अपने सारे के सारे लॉन्ग टर्म गोल्स आसानी से अचीव कर पाओगे। दूसरा, इट हेल्प्स बिजनेस एंड मैनेजर्स टू गेन अ मोर प्रिसाइज नॉलेज ऑफ सेल इंटरवल्स। आपको ज़्यादा बेटर नॉलेज मिलेगी क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही एज्यूम करके ये बनाते हो।
आप पहले से ही अपनी सेल्स टीम से डिस्कशंस करके ये सब करते हो तो आपकी सेल्स टीम भी मोटिवेटेड रहती है और आपको भी अच्छी नॉलेज मिलती है एज अ मैनेजर। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल, सेल्स मैनेजर क्रिएट मंथली एंड वीकली स्ट्रैटेजीज। आप इस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे बेस्ड फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हो, वो क्वार्टरली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, वीकली हो सकती हैं। सर स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की होंगी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? सेल्समैन अटैक द कॉम्पिटिटर डायरेक्टली। डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज होती है जब आपका सेल्समैन डायरेक्टली बोलता है कि भैया हमारा कॉम्पिटिटर ऐसा है, ये बेचते हैं, हम ये बेचते हैं। तो जब भी एक कॉम्पिटिटर को आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हो तो वो है डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजीज। इनडायरेक्ट कौन सी होती है? सेल्समैन अप्लाई मोर सूटेबल टेक्निक्स। वो क्या करता है? अपने फीचर्स बताएगा, बेनिफिट्स बताएगा, सर्विस बताएगा और कॉम्पिटिटर का नाम भी नहीं लेगा। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप अपनी 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 तारीफ कर रहे हो, कॉम्पिटिटर का नाम भी नहीं ले रहे हो, वो तो है इनडायरेक्ट। वहीं आप कंपेयर कर रहे हो कि भैया वो ये करते हैं, हम ये करते हैं, इसीलिए हम बढ़िया हैं, वो है डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, कंपोनेंट्स देख लो बच्चों सेल्स स्ट्रैटेजी के। सेल्स स्ट्रैटेजी में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक एडवर्टीजमेंट टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्लेसमेंट है बेसिकली, इसको आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर लो। तो इसमें क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज बेसिकली एन एडवर्टीजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय कंपनीज टू प्लेस द प्रोडक्ट इन मार्केट थ्रू वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क्स। अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करना अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी हो जाती है। प्रमोशन क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो टू प्रमोट योर प्रोडक्ट किसी भी तरीके से, वो सब प्रमोशन में आ जाती हैं। ऑल द एक्टिविटीज विच इंटेंड टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी एंड परसुएड देम टू बाय, वो सब प्रमोशन में आ जाता है। टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? टेस्टिमोनियल्स होता है बेटा जब आप अपने पुराने कस्टमर्स के फीडबैक नए कस्टमर्स को दिखाते हो कि देखो हमारे कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, हमने इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स को सामान बेचा है, वो सब टेस्टिमोनियल्स होते हैं, आप जानते हो। कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक शुड रेगुलरली बी पोस्टेड ऑन द कंपनी साइट एंड शुड बी रेडली अवेलेबल फॉर द प्रोस्पेक्ट्स टू रीड और वॉच। और कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज, कोर सेलिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली आपका पूरा का पूरा पेपर पे जो आप प्लान बनाते हो कि भैया ये एडवर्टीजमेंट हम लोग कैंपेन यूज करेंगे, ये हम लोग हमारी ब्रांडिंग करेंगे, ये हम पैकेजिंग करेंगे, इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, वो सब कोर सेलिंग में आता है। A number of strategies available from the sales personnel to carry out their responsibilities and duties effectively। ठीक हो गया। अब एक सेल्स स्ट्रैटेजी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं बेटा? दो ही फंक्शंस है मेनली, नए कस्टमर्स को एक्वायर करना और पुराने कस्टमर्स को रिटेन्ड रखना। नए कस्टमर कैसे एक्वायर करोगे? जब आप अच्छे अच्छे, देखो लिखा हो ना स्पेशल ऑफर, कुछ बढ़िया सेल्स स्ट्रैटेजी बनाओगे, बढ़िया ऑफर दोगे तो नया कस्टमर अट्रैक्ट होगा। और पुराने के लिए भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलाते रहो ताकि वो रिपीट सेल हो, वो एक बार लेके दोबारा आए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये देखें कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हुए, मार्केट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उससे बेटर कोई चीज़ बनाओ। करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फैशन क्या है, किस प्राइस पे चीज़ें बिकनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। और पूरा का पूरा बिजनेस एनालाइज करना आपको आना चाहिए। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब बचा बस एक चैप्टर अरिथमेटिक वाला, उसको मैं आपको कल सुबह कराता हूँ एंड इसी के साथ आपका सिलेबस भी हो जाएगा समाप्त। ऑलराइट, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। पेपर बहुत टिपिकल नहीं आता इसका, ईजी आता है। अगर आपने एक बार भी ध्यान से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं और आपको लिखना आता है तो आपके लिए बहुत आसान है स्कोर करना। बस खुद को अच्छे से प्रेजेंट करके आना, एक्सप्रेस करके आना और पेपर आपका हो जाएगा। ऑलराइट, तो मिलता हूँ फिर कल आपको नई और लास्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।